हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जिस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ वह है आईवीएफ का जो सक्सेस होता है वो ऐसी किन किन इम्पॉर्टेंट बातों पे आधारित होता है। जैसे रूटीन ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, मल्टीपल आईवीएफ साइकिल फेल्ड है, या तो जिनका फर्स्ट आईवीएफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है उनको भी ऐसा रहता है कि मैम फर्स्ट साइकिल में ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। आइए अब मैं विस्तारित रूप से बात करती हूँ कि कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसके पर आईवीएफ का सक्सेस रेट आधारित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहता है आईवीएफ साइकिल के सक्सेस रेट में, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ के जो सक्सेस रेट होती है वर्ल्ड ओवर ऑलमोस्ट इट इज़ अराउंड 40 to 45%, मैक्सिमम इट इज़ अप टू 50%। काफ़ी बार हम देखते हैं कि कई जो सेंटर्स होते हैं उनके सक्सेस रेट डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट्स फैक्टर क्या है, साइकिल के जो फैक्टर्स होते हैं वह, और लैब के जो फैक्टर होते हैं इसके ऊपर भी आधारित रखता है। बेसिकली आईवीएफ के जो सक्सेस रेट है उसमें इम्पॉर्टेंट 3 फैक्टर होते हैं। वन इज़ अ पेशेंट्स फैक्टर, सेकेंड इज़ अ साइकिल पर से आपकी जो आईवीएफ साइकिल स्टार्ट होती है उसके ऊपर भी आधारित रहता है, और थर्ड होता है कि लैब की क्वालिटी, लैब में जो एयर सर्कुलेट होती है उसकी क्वालिटी। आइए फर्स्ट अभी बात करते हैं कि पेशेंट्स फैक्टर। पेशेंट के ऐसे क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि एक पेशेंट को रिजल्ट मिल जाता है दूसरे को नहीं मिलता है। जैसे जैसे पेशेंट की एज, जैसे कोई पेशेंट है जिनका एज है 25 इयर्स, उनमें अगर आईवीएफ साइकिल हुआ है, और दूसरा एक पेशेंट एग्जाम्पल लेते हैं कि उनका एज है 38 इयर्स, तो ये दोनों के आईवीएफ के जो सक्सेस रेट होते हैं उसमें डिफरेंस आने ही वाला है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे आप सबको पता है कि अपनी जैसे एज बढ़ती है अपने बाल सफ़ेद होने लगते हैं। दिस इज़ अ एजिंग प्रोसेस, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे बाल सफ़ेद होते हैं। वैसे ही जो भी महिला है उसके जो ओवरीज है उसका भी एजिंग प्रोसेस शुरू होता है, और इस वजह से ओवरीज में जो एग्स रहते हैं उसकी क्वालिटी, यंगर द एज क्वालिटी ऑफ द oocyte जो होता है वह ज़्यादा अच्छा होता है। ओल्डर द एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे oocyte की जो क्वालिटी रहती है वह धीरे धीरे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। यही एक रीज़न होता है कि 25 इयर्स के पेशेंट में फॉर एग्जांपल सक्सेस रेट विल बी डिफरेंट, और 38 इयर्स का जो पेशेंट है उसका भी सक्सेस रेट डिफरेंट होगा। दूसरा होता है कि जो एग्स की जो क्वालिटी रहती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि एज के साथ साथ एग्स की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। एग और स्पर्म्स दोनों की क्वालिटी, क्योंकि कभी भी तंदुरुस्त प्रेगनेंसी के लिए तंदुरुस्त एग, तंदुरुस्त स्पर्म और तंदुरुस्त एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियल थिकनेस, अगर ये तीनों हेल्दी रहते हैं तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि काफ़ी बार हमने देखा है कि AMH की जो वैल्यू होती है, AMH का जो रिपोर्ट करवाते हैं, तो काफ़ी बार पेशेंट स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैम मेरा AMH बहुत ही कम है। अल्टीमेटली AMH जो है दैट इज़ अ एंटी मलेरियन हार्मोन, और इसकी जो वैल्यू है वह सजेस्ट करता है कि आपके ओवरीज में अभी स्टोरेज कितना है, नंबर ऑफ oocyte और स्टोरेज कितना है वही हमें पता चलता है। AMH के बारे में विस्तारित रूप से हमारा और एक वीडियो भी है मेरा, वह भी आप डिटेल में देख सकते हैं। दूसरा है कि साइकिल फैक्टर, जैसे काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट की जो साइकिल स्टार्ट होती है, जैसे 2 प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, वन इज़ अ लॉन्ग प्रोटोकॉल, अदर इज़ अ शॉर्ट प्रोटोकॉल, और काफ़ी सारे दूसरे भी प्रोटोकॉल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स की एज, AMH,
एंट्रोल फॉलिकल काउंट, डिपेंडिंग अपॉन दैट हर सेंटर में दूसरे प्रोटोकॉल्स भी फॉलो होते हैं। सो अभी हम बात करते हैं कि आपका जो भी प्रोटोकॉल से oocyte पिकअप स्टिमुलेशन स्टार्ट हुआ है, अल्टीमेटली जो प्रोसेस होता है दैट इज़ अ oocyte पिकअप, और वही दिन पे सीमेन सैंपल भी लिया जाता है। और IVF लैब जो होती है, जैसे नॉर्मली पेशेंट कंसीव करता है तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। यह प्रोसेस IVF लैब में होती है जब भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर करते हैं। सो अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे मुझे बताना है वह है कि पहले हम लोग जो IVF साइकिल होती थी उसमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते थे। हालांकि अभी जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एडवांस हो रहा है, फ्रोज़न टेक्निक वगैरह काफ़ी सारे इम्प्रूव हो गए हैं। विट्रीफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे कल्चर मीडियाज़ और टेक्नोलॉजीज़ आ चुके हैं, और इस वजह से हम लोग 2 प्रोसीजर हैं, वन इज़ Day 3 ट्रांसफ़र और Day 5 ट्रांसफ़र। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर पॉसिबल होता है सो जनरली वी प्रीफर कि आपका 5th डे पे ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, लेकिन यह भी इंडिविजुअलाइज्ड होता है। अगर किसी महिला के जो नंबर ऑफ़ oocyte रिट्राइव हुए हैं बहुत ही कम संख्या में है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 3 ही है, तो उसे हम 5th डे तक नहीं जाने देते हैं, उसको 3rd डे पे ही फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सो यह जो रहता है इंडिविजुअलाइज्ड रहता है कि 3rd डे पे ट्रांसफ़र करना है या 5th डे पे ट्रांसफ़र करना है। दूसरा है कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है, इससे आपके जो IVF के जो सक्सेस रेट है उसमें ऑलमोस्ट 12 to 15% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको सक्सेस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सो नाउअडेज हम ऑर्किड हॉस्पिटल में जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं दैट इज़ Day 5 फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, दैट इज़ द प्रोटोकॉल। इफ़ पॉसिबल यही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमें इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बार अगर नंबर ऑफ़ एग्स कम है तो ऐसे पेशेंट में हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 3rd डे पे भी कभी कभी करना पड़ता है। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं कि लैब के ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर IVF का सक्सेस डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, IVF लैब जो रहती है वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो रहते हैं उनका की रोल होता है। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वह ओवम पिकअप का जो प्रोसीजर होता है वह कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी oocyte रिट्राइव हुए हैं वह IVF लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास दिए जाते हैं। सो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो रहते हैं उनका रोल क्या होता है कि oocyte जितने भी रिट्राइव होते हैं उसका एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर किया जाता है कि बेसिकली कितने नंबर ऑफ़ oocytes हैं, मैच्योर कितने हैं, M2 कितने हैं, M1 कितने हैं, GV कितने हैं। उसके बाद स्पर्म जो है, सीमेन सैंपल जो है उसको वॉश किया जाता है, स्पर्म की क्वालिटी वगैरह देखा जाता है, और उसके बाद जो ICSI करके जो प्रोसीजर होती है दैट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंस्टिलेशन, यानी कि एक oocyte जो है उसके अंदर एक स्पर्म डाला जाता है, यह प्रोसीजर को ICSI प्रोसीजर कहते हैं। सो यह जो मेन स्टेप है यह एम्ब्रियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। सो इस तरीके से एम्ब्रियो बनाए जाते हैं, और यह जो ICSI प्रोसीजर है वह होने के बाद जो भी स्पर्म और एग जो है उसको IVF लैब के अंदर जैसे इंक्यूबेटर है उसमें रखा जाता है, और वहाँ पे उनका डे 24 आवर्स के बाद एक चेक होता है। Day 3 Day 5 उनका चेकिंग होता है कि क्वालिटी कैसा है, डेवलपमेंट कैसा हुआ है, और डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल आइदर 3rd डे या तो 5th डे पे यह एम्ब्रियो को आइदर फ्रेश ट्रांसफ़र किया जाता है पेशेंट के यूट्रस में, या तो उसे फ्रीज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सक्सेस रेट की बात कर रहे थे हम कि IVF लैब में ऐसी किन किन बातें होते हैं। मेन जो रहता है दैट इज़ अ एयर क्वालिटी, और यहाँ पे जो फिल्टर्स वगैरह बिठाते हैं इसकी वजह से उसकी जो एयर क्वालिटी है और VOCs जिसे हम कहते हैं वह अगर कम मात्रा में है तो IVF के सक्सेस रेट हमेशा बढ़ सकते हैं। और बेसिकली ये जो VOCs होते हैं इसकी वजह से जो oocyte है या तो स्पर्म है या तो एम्ब्रियो है
उसको जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम बोलते हैं या तो जो डैमेज होता है वह बिकॉज ऑफ VOCs होता है। और अगर VOCs कम है, जो एयर क्वालिटी जो सर्कुलेट हो रही है IVF लैब में, अगर उसमें VOCs कम रहेंगे तो इसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम कहते हैं वो भी कम रहेगा ओवर द गैमेट्स, एंड इसकी वजह से आपके IVF के सक्सेस रेट बढ़ सकते हैं। अभी इस विषय पे चर्चा करने का मेरा हेतु इसीलिए था कि काफ़ी बार पेशेंट को ऐसा होता है कि कोई मेथड से अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो 100% IVF में तो उनको रिज़ल्ट मिल ही जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कि IVF की जो प्रोसीजर है, जैसे नेचुरली आप कंसीव करते हो तो जो प्रोसीजर आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो फैलोपियन ट्यूब में होती है, यह प्रोसीजर आपकी बाहर IVF लैब में हो रही है। हालांकि जैसे आपके oocyte की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी और अंदर का लेयर आपका कैसा बनता है, यह सारे फैक्टर के ऊपर भी IVF के सक्सेस रेट डिपेंड करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि फर्स्ट साइकिल में जैसे oocyte रिट्राइव करते हैं तभी पता चलता है कि oocyte की क्वालिटी कैसी है, ग्रैनुलेटेड है, फ्रेगमेंटेड है, तो यह जो है वो पुअर क्वालिटी oocyte कहा जाता है। तो काफ़ी बार हमने देखा है कि फर्स्ट साइकिल बिकम्स द डायग्नोस्टिक साइकिल, कि उसमें पता भी चलता है कि यह महिला में अभी तक प्रेगनेंसी नहीं रुकने के रीज़न क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, और कोई आपकी क्वेरीज़ है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।